मजे की बात जो है वो कल राहुल गांधी कह रहे थे, जो सुना वो इतने मजे की बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा कि साहब कि ये वोट चोरी जो है वो गुजरात से आरंभ हुई थी और उसके बाद फिर 2014 में इसको जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर आजमाया गया वोट चोरी को। साहब वो गुजरात में भी यही थे भाई लोग, मतलब सरकार इन्हीं की थी और यहाँ भी सरकार इन्हीं की थी। तो भाई अगर मान लो चलो हम कहते हैं कि 2002 में तो चुनाव हुआ था, वो एनडीए में हुआ था, तो 2007 में भी आपकी सरकार के टाइम पे हुआ, 2012 में भी आपकी सरकार के टाइम में हुआ और 2014 का जो इलेक्शन था वो भी आपकी सरकार के टाइम में हुआ। बल्कि 2007 का तो एसवाई कुरैशी के टाइम पे हुआ था जो आजकल सबसे बड़े चैंपियन है कल कांग्रेस तो ये पार्टी भी के। कह दिया कल तो ये भी कह दिया ना इन्होंने कि भाई 2014 में भी वोट चोरी की थी बीजेपी ने। बताइए, मतलब 2012 के लगाए हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे और ऊपर आ गया साहब 2014 तक इन्वेस्टिगेशन करें तो 2014 में तो मैं भी इलेक्शन ऑब्जर्वर था पंजाब में। तो हालात तो हमारी भी एक्चुअल जानकारी में। होगी कि साहब की अंबिका सोनी कैसे हार गई। जी, मैंने कल इस कमाल पे एक की प्रोग्राम मतलब मूर्खता का इस पे कोई पैमाना अब बचा नहीं है। अब तो बस वही समय आने वाला है कि वो हमारे राजस्थान में कहावत है ना कि साहब की पोपाबाई का राज वो वाला काम। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था इस पे जिसमें मैंने ये कहा था कि फिर राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि 60 के दशक से अब तक तमिलनाडु में इनकी सरकार क्यों नहीं बनी, इनका चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना। इसके अलावा 77 वो साल था जब वामपंथियों की सरकार आ गई थी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से इनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना। तब वोट चोरी कौन कर रहा था तमिलनाडु में और तब कौन वोट चोरी कर रहा था पश्चिम बंगाल में। 1989 में एनडी तिवारी का आखिरी दिन था जब कांग्रेस की सरकार गई थी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में वोट चोरी कौन करता रहा है। और 90 में जगन्नाथ मिश्रा के बाद से बिहार में इनका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना, तो बिहार में कौन वोट चोरी करता आ रहा है। 2000 के बाद से उड़ीसा में इनकी सरकार नहीं बनी, उड़ीसा में कौन वोट चोरी कर रहा था। ऐसे कई राज्य हैं जहां 15-15 साल तक केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इनको कामयाबी नहीं मिल पाई, वहां वोट चोरी कौन कर रहा था। अगर आप किसी की लोकप्रियता, किसी की नीतियां, किसी के नेतृत्व और उसके विजन को, उसके कामकाज को, डिलीवरी को, इन सबको वोट चोरी कह रहे हैं, तब तो आपकी डेफिनेशन, जो भी परिभाषा आपने गढ़ ली है, तो इस पर तो मतलब कोई आदमी रोना भी चाहे तो रो नहीं पाएगा, हंसेगा। तो ये आलम आप आप जमीन पर काम करना भूल चुके हैं, आपके कार्यकर्ता जमीन पर काम करना भूल चुके हैं, आपकी पार्टी लगातार टूट रही है, लोग आपका साथ छोड़ करके भाग रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि धूल आईने पे है या आपके चेहरे पर है। तो आप कितने बहाने बनाएंगे, इतने बहाने आप बनाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी और आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि जो स्टालिन आके कह रहा है कि साहब वोट चोरी हो रही है, वो चीफ मिनिस्टर बना बैठा है चुनाव जीत के। और लोकसभा में भी उन्होंने सारी सीटें जीती हैं, 39 की 39 उनके गठबंधन की सीटें उन्होंने जीती हैं। तो वो किस वोट चोरी की बात कर रहा है भाई। संजय जी, प्रामाणिकता आपके बयानों में, और अगर आप कोई ये गलतफहमी है कि आप कोई तर्क दे रहे हैं और लोगों को आप समझा लेंगे इस तरह की बातें करके, तो मुझे लगता है कि आपको राजनीति में रहना ही नहीं चाहिए। और ये संयोग कह लीजिए, दुर्योग कह लीजिए कि जितने भी ये चेहरे हैं ये सब वंशवादी चेहरे हैं। ये इनके पिताजी राजनीति में रहे, खानदानशाही चलती रही, संगठनों पर इनका वर्चस्व रहा, कभी इन्होंने खुद जाकर के जमीन पर संघर्ष किया हो उस तरीके से, ऐसा भी नहीं है। कुछ अपवाद जरूर हैं। जगन मोहन रेड्डी को अपनी जमीन तैयार करने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ी थी वहां पर, लेकिन वहां तो तमिलनाडु में तो स्थितियां ही दूसरी हैं। जो द्रविड़ पार्टियां हैं वो आपस में ही अपना भिड़ती रही हैं और
एक से निराशा होती है, दूसरे को चुनते रहे हैं, तो वहां इजीली ये चीजें हो जाती हैं, सत्ता परिवर्तन हो जाते हैं। अब अमित शाह ने भी पूछा था पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि भाई, अगर महाराष्ट्र में आप हार रहे थे और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में खेल हुआ है, मैच फिक्सिंग हुई है, तो झारखंड में आपके पार्टी के लोग नए कपड़े, आलीशान कपड़े पहन करके शपथ ग्रहण क्यों कर रहे थे? जो पैरामीटर आपके हिसाब से महाराष्ट्र में लागू हो रहे थे, वो तो झारखंड में भी लागू होने चाहिए। जब आपकी हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में बनी, तेलंगाना में बनी, उस पर भी लागू होने चाहिए थे। वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? और एक सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि नरेंद्र मोदी का वाराणसी में मार्जिन घट करके 1.5 लाख के आसपास क्यों रह गया? अगर वोट चोरी ही कर रहे होते, मैच फिक्सिंग बिल्कुल, ही हो रही होती, बिल्कुल। तो वहां पर वो 1.5 लाख के आसपास मार्जिन घट के क्यों रह गया? या 272 से भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें दूर क्यों रह गई? ये सारी चीजें तो लोगों के दिमाग में आएंगी या नहीं आएंगी? तो ये सब केवल और केवल फेस सेविंग करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअल में राहुल गांधी कि करिश्माई नेता के तौर पर इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाए। इतनी लॉन्चिंग अब तक उनकी हो चुकी है, तरह-तरह के प्रयोग हो चुके हैं, हर तरीके से आजमा करके देख लिए गए हैं। वो लगातार पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लगातार ही चुनाव हारते जा रहे हैं। 3 लोकसभा चुनाव, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव, अभी लोकसभा चुनाव के बाद भी 5 राज्यों के चुनाव हो चुके। उनमें आप कांग्रेस पार्टी की दुर्गति देख लीजिए। चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुल रहा है पिछले 6 चुनाव से, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। हाँ, हरियाणा में जरूर आपकी 37 सीटें आई हैं, लेकिन 37 सीटें तो किसी लायक नहीं है कि आप सरकार नहीं बना पा रहे हो और कोई आपका वहां सहयोगी भी नहीं है। अपनी विफलताओं को ढांपने के लिए और इसको दूसरा रंग देने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं में एक भ्रम की स्थिति बनाए रखने के लिए कि भाई हम हार नहीं रहे, हमारे नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, हमारी उछल कूद में कोई कमी नहीं है। ये तो चूंकि मैच फिक्सिंग हो रहा है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बीच में, इसलिए हम हार रहे हैं। तो जो लगातार राज्य दर राज्य आपकी पराजय हो रही है, आपका जो परफॉर्मेंस आ रहा है, वो तो आप झुटला नहीं सकते, वो तो आप छिपा नहीं सकते और लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, कल 7 दिन पूरे हो गए हैं चुनाव आयोग के अल्टीमेटम को। हाँ जी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि भाई या तो आप माफी मांगिए पूरे देश से या आप शपथ पत्र दीजिए, उसके बाद हम जांच पड़ताल कराएंगे। राहुल गांधी दोनों चीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि परसों तो उन्होंने एक और बहाना बना दिया कि अनुराग ठाकुर ने भी ठीक वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जैसी मैंने बेंगलुरु में की थी। तो अनुराग ठाकुर ने तो वैसा प्रेजेंटेशन खैर नहीं दिया था। ये कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर पर भी अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो एक दूसरा बहाना तैयार। अब मेरा कहना यह है कि साहब, चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि वो सिर्फ बैठ करके चेतावनी देता रहेगा कि हम कार्रवाई भी कर सकते हैं या कार्रवाई करके दिखाएगा, और कुछ नहीं करना है। चूंकि चुनाव आयोग की एक मान प्रतिष्ठा रही है तटस्थ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। 96 करोड़ मतदाता थे लोकसभा चुनाव में, 96 करोड़, 12 लाख से ज्यादा बूथ। और जो ये कहते रहते हैं ना कि साहब वो पर्ची से मतदान कराइए, मत पेटियां रख दीजिए और उनमें जो है मत पत्रों से चुनाव कराइए। अमेरिका की कई कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिनमें एक एक महीने तक परिणाम नहीं आए थे। हमारे यहाँ तो 24 घंटे में सारे परिणाम सामने थे। इतनी बड़ी कवायद जो चुनाव आयोग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई 2004 में पूरे देश में एक साथ पहली बार ईवीएम से मतदान हुआ और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। दूसरा चुनाव 2009 में हुआ, फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन इनको परेशानी तब की ईवीएम से नहीं थी, इनको परेशानी फिर 2014 के ईवीएम से हो गई, फिर 2019 के ईवीएम से, फिर 2024 के। अगर आप चुन रहे हैं तो ईवीएम ठीक, चुनाव आयोग ठीक, सब कुछ ठीक। आप हार रहे हैं तो मैच फिक्स। तो ये चीजें लोगों के गले से आप नीचे उतार नहीं सकते।
तो चुनाव आयोग को अब फैसला करना चाहिए और चुनाव आयोग की मान प्रतिष्ठा को कम करने, उसे बदनाम करने, उसकी मानहानि करने का केस इनके ऊपर डालना चाहिए।